हर किताब एक कहानी नहीं होती। कुछ कहानियां जिंदा होती हैं। हॉरर स्टोरी बुक। रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा था जो एकदम कानों को चुभ रहा था। एक ऐसा सन्नाटा जहां अपनी ही सांसों की आवाज भी ना किसी अजनबी की आहट जैसी लगने लगती है। और उस अंधेरे में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा डरावनी हो सकती है तो वो है एक इंसानी शक्ल जैसी दिखने वाली कोई बेजान चीज। बिल्कुल। और हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारे आसपास पड़ी ये जो प्लास्टिक और कपड़े की आकृतियां हैं वो सिर्फ चीजें हैं। लेकिन क्या कभी उस अंधेरे में उन कांच की आंखों को घूर कर देखा है? ये जो डर है ना, ये कोई वहम नहीं है। मतलब इसे मनोविज्ञान में अनकैनी वैली कहते हैं। जब कोई चीज इंसानों जैसी दिखती तो है लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं होती। वो जो एक हल्का सा फर्क है ना, आंखों में जिंदगी का ना होना, त्वचा का प्लास्टिक जैसा होना, वो हमारे दिमाग में सीधे खतरे की घंटी बजाता है। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। यानी हमारा दिमाग उस बेजान चीज को एक खराब या बीमार इंसान की तरह देखता है। लेकिन तब क्या हो जब वो बेजान चीज अचानक कोई हरकत कर दे? उफ, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी आज की पहली कहानी इसी खौफ की गहराइयों में उतरती है। ये कहानी है संगीता और एक ऐसी गुड़िया की जिसने एक हंसते खेलते घर को शमशान बना दिया। हाँ, संगीता की कहानी बहुत ही डिस्टर्बिंग है। मतलब वो खुद एक जानी मानी खिलौना डिजाइनर थी और ये घटना कोरोना लॉकडाउन के समय की है। वो घर से ही काम कर रही थी। उसका 6 साल का बेटा था विभव। अपनी आया के न होने की वजह से ना वो बहुत उदास और एकदम अकेला हो गया था। या मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। लॉकडाउन के इस दौर में तो वैसे भी हर घर में एक अजीब सा तनाव था ना। मतलब बच्चे बाहर नहीं जा सकते थे, उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया था। क्या एक बच्चे का अकेलापन इतना खतरनाक हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है। एक बच्चे के लिए वो अकेलापन बहुत भारी होता है। उसका दिमाग कुछ भी ऐसा ढूंढता है जिससे वो बात कर सके, जो उसकी सुन सके। और जब कोई बच्चा इमोशनली कमजोर होता है ना, तो उसका मानसिक सुरक्षा कवच टूट जाता है। और यही वो दरार होती है जिसका इंतजार कुछ डार्क एनर्जीज कर रही होती हैं। बाप रे! और संगीता ने अनजाने में उस एनर्जी को एक रास्ता दे दिया। वो अपने स्टोर रूम में गई जहां उसकी कंपनी के कुछ रिजेक्टेड या टेस्टिंग वाले खिलौने पड़े थे। उसने एक प्रोटोटाइप गुड़िया निकाली और विभव को दे दी। वो गुड़िया दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत अजीब थीं। मतलब कहा जाता है कि वो आंखें गड़ू मड़ू सी थीं, जैसे उनमें कोई गहराई हो, कोई अजीब सा खालीपन। ओकल्ट साइंस में इसे वेसल या बर्तन ढूंढना कहते हैं। अच्छा, तो वो गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसा माध्यम बन गई थी जिसमें कोई बाहरी नकारात्मक शक्ति पहले ही प्रवेश कर चुकी थी। जब विभव ने उसे देखा तो उसका बर्ताव आम बच्चों जैसा नहीं था। वो खुश नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब से सम्मोहन में चला गया। और बदलाव शारीरिक स्तर पर भी दिखने लगे थे। एक रात जब दोनों खाना खा रहे थे, विभव ने अपना खाना बहुत तेजी से खत्म किया और फिर वो संगीता की प्लेट से भी खाना खाने लगा। मतलब एक 6 साल के बच्चे के लिए इतनी भूख, ये तो मेडिकली भी संभव नहीं लगता। हाँ, ये एक बहुत ही क्लासिक पैरानॉर्मल मार्कर है। जब कोई बाहरी शक्ति किसी शरीर पर कब्जा करना शुरू करती है ना, जिसे हम पोजेशन कहते हैं, तो उस शरीर की ऊर्जा बहुत तेजी से खत्म होती है। अच्छा, तो वो जो खा रहा था? हाँ, उस एंटिटी को इस दुनिया में बने रहने के लिए बहुत ज्यादा कैलोरीज और बायोलॉजिकल ऊर्जा की जरूरत होती है। उसे एक अमानवीय भूख लगने लगती है। मतलब वो विभव नहीं खा रहा था, वो भूख उस गुड़िया के अंदर बैठी शक्ति की थी। हुफ, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला लॉजिक है। पर मेरे लिए सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा वो था जो इसके बाद हुआ। संगीता ने अचानक विभव के हंसने की आवाज सुनी, लेकिन वो हंसी भारी और रहस्यमयी थी। और जब वो भागकर कमरे में गई तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि विभव पलक झपकते ही कमरे की एक बहुत ऊंची अलमारी के ऊपर बैठा हुआ था। अब कोई मुझे ये बताए कि एक 6 साल का बच्चा बिना किसी स्टूल या सीढ़ी के इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच सकता है? विभव ने अपनी माँ से क्या कहा था? उसने कहा, मेरी गुड़िया ने मुझसे कहा है कि हम यहाँ बैठकर खेलेंगे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैं आसानी से ऊपर आ गया। एक प्लास्टिक की गुड़िया में इतनी एनर्जी तो नहीं होती कि वो एक बच्चे को उठा ले। बिल्कुल, लेकिन जो शक्ति उस गुड़िया के जरिए काम कर रही थी ना, वो ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकती थी।
इसे हम लेविटेशन कहते हैं। लेकिन एक माँ का दिमाग तो इन बातों को तुरंत रिजेक्ट कर देगा। हाँ, संगीता ने भी वही किया। उसे लगा ये लॉकडाउन का स्ट्रेस है, उसने बच्चे को नीचे उतारा। पर घटनाएं बढ़ती गईं। विभव अजीब आवाजें निकालता और हर बार कहता, गुड़िया ने बोला ऐसा करो। देखो, इंसान का दिमाग अक्सर खौफनाक सच्चाइयों को मानने से इनकार कर देता है। संगीता का दिमाग उस खतरे को रैशनलाइज कर रहा था, लेकिन वो शक्ति बच्चे की मासूमियत का इस्तेमाल करके पूरी तरह हावी हो रही थी। गुड़िया ने मुझे मना किया है। और उसने आगे जो कहा वो सबसे ज्यादा डरावना था। हाँ, उसने कहा कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो धीरे धीरे मर जाऊंगा और फिर उसकी तरह ही गुड़िया बनकर हमेशा के लिए उसकी दुनिया में चला जाऊंगा। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। एक 6 साल का बच्चा अपनी मौत की, अपने शरीर के खत्म होने की प्रक्रिया को कितने शांत तरीके से समझा रहा है। वो बता रहा है कि उसकी रूह का ट्रांसफर होने वाला है। ये सुनकर संगीता का सब्र टूट गया। डर और गुस्से में उसने विभव को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसका हाथ विभव के गाल तक पहुंच ही नहीं पाया। वो हवा में ही रुक गया, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। हाँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होने वाले अचानक बदलाव जैसा है। जैसे दो चुंबक एक दूसरे को धकेलते हैं ना, उस गुड़िया की शक्ति ने विभव के चारों तरफ एक अभेद घेरा बना लिया था। विभव अब सिर्फ विभव नहीं रहा था। और संगीता ने जब विभव की आंखों में देखा तो वो खून सी लाल हो चुकी थी। और फिर गुड़िया और विभव दोनों के मुंह से एक साथ एक ही आवाज गूंजी, दो जिस्म एक आवाज। उन्होंने कहा, हमें थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है। तुम ना तो हमारे पास आ सकती हो और ना ही हमें छू सकती हो। जाओ, चली जाओ यहां से और हमें अकेला छोड़ दो। ये तो पूरी तरह से एक दानवी कब्जे का प्रमाण था ना। बिल्कुल। वो शक्ति अब इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि उसे छुपने की जरूरत नहीं थी। उसने सीधे संगीता को चुनौती दे दी थी। संगीता वहां से भागी, लेकिन एक माँ हार नहीं मानती। कुछ देर बाद वो वापस गई। विभव सो चुका था और गुड़िया उसके पास थी। संगीता ने उस गुड़िया को उठाया, उसे जोर से पटका, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को एक बॉक्स में डालकर स्टोर रूम में फेंक दिया। उसे लगा उसने सोर्स को खत्म कर दिया है। लेकिन ये डार्क एनर्जीज इंसान के देखने और समझने की क्षमता को पूरी तरह हैक कर सकती हैं। और यही इस केस का सबसे खौफनाक मोड़ है। जब संगीता वापस आई तो बिस्तर पर विभव की जगह वो टूटी हुई गुड़िया लेटी थी। बाप रे। और गुड़िया के हाथ में विभव एक छोटे से बेजान गुड्डे के रूप में था। गुड़िया ने कहा, मैं एक श्राप हूं जिसे कोई मिटा नहीं सकता। संगीता चीखती है, बेहोश हो जाती है। पर जब आंख खुलती है तो विभव उसके चेहरे पे पानी डाल रहा था। सब नॉर्मल था। इसे एक तरह का सिवियर हेलुसिनेशन कह सकते हैं, जो उस शक्ति ने उसके दिमाग में प्लांट किया था। उसे एक झूठी तसल्ली दी गई कि वो सिर्फ एक सपना था। और इसी झूठी तसल्ली ने संगीता से वो भूल करवाई जिसकी सजा वो आज भी भुगत रही है। वो स्टोर रूम गई, बॉक्स में गुड़िया के टुकड़े पड़े थे। उसने माचिस निकाली और उन टुकड़ों को आग लगा दी। आग बुझने के बाद वो तसल्ली से वापस कमरे में आई। हाँ, और बिस्तर पर विभव की जगह वही गुड़िया बैठी मुस्कुरा रही थी। उसने फिर कहा, मैं एक श्राप हूं जिसे मिटाया नहीं जा सकता। रुकिए, अगर गुड़िया बिस्तर पर थी तो संगीता ने स्टोर रूम में किसे जलाया था? संगीता पागलों की तरह स्टोर रूम की तरफ भागी और वहां राख के ढेर में उसे वो सच मिला जिसने उसका मानसिक संतुलन हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसने भ्रम में आकर गुड़िया समझकर अपने ही बेटे विभव के टुकड़े कर दिए थे और उसे जिंदा जला दिया था। उफ, ये सुनकर किसी का भी दिमाग सुन पड़ सकता है। उस काली शक्ति ने संगीता के दिमाग को ऐसा हैक किया कि जिसे हम मेडिकल साइंस में कैप ग्रॉस डिल्यूजन कहते हैं, उसका एक सुपरनैचुरल वर्जन पैदा कर दिया। उसे अपना बेटा गुड़िया लगा और गुड़िया अपना बेटा। उसने खुद अपने हाथों से अपने बच्चे की बलि दे दी। और आज भी उस पागलखाने में संगीता बस यही चीखती है, मैंने विभव को नहीं मारा, मैंने तो श्रापित गुड़िया को मारा था। संगीता की कहानी हमें बताती है कि कैसे एक अनजान श्राप या शक्ति किसी के दिमाग को हैक कर सकती है। लेकिन क्या हो अगर ये गुड़ियाएं खुद श्रापित न हो, बल्कि कोई इंसान जानबूझकर अपने काले इरादों के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा हो? चलिए मृत्युंजय बंगले की तरफ चलते हैं। हाँ, ये केस फाइल और भी ज्यादा डार्क है क्योंकि इसमें खतरा कोई अदृश्य शक्ति नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान है। अमावस्या की रात थी। स्वाति और शीला टीचर एक ऑटो में मृत्युंजय बंगले की ओर जा रही थीं। सड़क एकदम सुनसान। स्वाति को अपनी माँ की बात याद आ रही थी कि अमावस्या की रात सफर नहीं करना चाहिए। वो बंगला चंद्रकांत झुंझार राव का था, एक बहुत ही मशहूर वेंट्रिलोकिस्ट और कठपुतली बनाने वाला। जब वे वहां पहुंचे
तो बंगले के बाहर का सन्नाटा बहुत अजीब था। फार्म हाउस होते हुए भी वहां किसी कीड़े की आवाज नहीं आ रही थी। देखिए, प्रकृति का ऐसे शांत हो जाना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। जानवर और कीड़े मकोड़े इंफ्रासाउंड और लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं। जब किसी जगह पर कोई प्रेडेटर हो या कोई बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा मौजूद हो ना, तो प्रकृति एकदम खामोश हो जाती है। उनका स्वागत उस गुड्डे की आवाज में किया। स्वाति की नजर वहां रखे गुड़ियों के विशाल कलेक्शन पर पड़ी। वो सारे गुड्डे बिल्कुल असली बच्चों जैसे लग रहे थे। और सबसे डरावनी बात, उन सभी ने स्वाति और शीला के ही स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। क्रिमिनल साइकोलॉजी में इसे ट्रॉफी हंटिंग कहते हैं। मतलब वो याददाश्त के लिए कुछ रख लेते हैं। हाँ, सीरियल किलर्स अक्सर अपने शिकार की कोई चीज रख लेते हैं। ये उन्हें एक तरह की पावर और कंट्रोल का एहसास कराता है। स्कूल यूनिफॉर्म पहनाना कोई इत्तेफाक नहीं था। और तभी उस सन्नाटे में स्वाति को एक आवाज सुनाई दी, टीचर मुझे बचाओ। आवाज सीधे उस गुड्डे के अंदर से आई थी। जब उसने शीला से पूछा तो शीला ने कहा कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। इसी बीच राव का नौकर एक नीले रंग का शरबत लेकर आता है। राव कहता है कि ये विदेश से मंगवाया गया खास शरबत है। स्वाति को न चाहते हुए भी वो पीना पड़ता है। मुझे लगता है ये नीला शरबत सिर्फ वेलकम ड्रिंक तो नहीं था। क्या ये कोई केमिकल था? निश्चित रूप से ये एक तरह का केमिकल सब्जुगेशन था। डार्क ओकल्ट प्रैक्टिसेस में अक्सर ऐसे अर्क या जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है जो इंसान के नर्वस सिस्टम को धीमा कर देते हैं। इससे इंसान विरोध करने की क्षमता खो देता है। शरबत पीने के बाद राव स्वाति के हाथ में वो गुड्डा थमाता है और उसे स्टोर रूम के आखिरी शेल्फ पर रखने को कहता है। स्वाति जब स्टोर रूम में जाती है तो वो कमरा बर्फ जैसा ठंडा था। मतलब घरों में स्टोर रूम इतने ठंडे क्यों होंगे? क्योंकि वो स्टोर रूम था ही नहीं। इतनी ठंड सिर्फ मॉर्ग या मुर्दा घर में होती है, जहां ऑर्गेनिक मैटर यानी इंसानी शरीर को सड़ने से बचाने के लिए डीप फ्रीज किया जाता है। हे भगवान! स्वाति का हाथ में जो गुड्डा था वो इंसान की तरह गर्म था और उसमें से धड़कन महसूस हो रही थी। जैसे ही वो उसे शेल्फ पर रखती है, गुड्डा नीचे गिरता है और उसके दोनों हाथ जिंदा इंसानों की तरह स्वाति के पैरों को जकड़ लेते हैं। बाप रे! स्वाति झटके से पैर छुड़ाती, भागने की कोशिश में एक टेबल से कुछ अखबार की कटिंग्स नीचे गिर जाती हैं। उनमें गायब हुए बच्चों की खबरें थीं। और जो सबसे दिल दहलाने वाला सच सामने आया वो ये था कि उन कटिंग्स में गायब बच्चों की जो तस्वीरें थी ना, वो शेल्फ पर रखी गुड़ियों की शक्लों से हूबहू मिलती थी। वो बच्चा जिसे स्वाति ने अभी रखा था, वो उसी के स्कूल का गायब हुआ छात्र रवि था। स्वाति की नजर कांच के जार्स पर पड़ती है जिनमें पीला तरल पदार्थ और इंसानी अंग तैर रहे थे। ये देखते ही स्वाति का नर्वस सिस्टम शट डाउन हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। ये कोई साधारण कठपुतली बनाने वाला नहीं था। वो ममिफिकेशन और काले जादू का एक भयानक मिश्रण कर रहा था। असली बच्चों के शरीरों और उनकी खाल को गुड़ियों में तब्दील कर दिया गया था। जब स्वाति को होश आता है तो वो वापस सोफे पर थी। शीला पानी छिड़क रही थी। स्वाति चीखते हुए उसे स्टोर रूम दिखाती है, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो वहां कुछ नहीं था। न कटिंग्स, न जार, न कोई कोल्ड स्टोरेज, सब एकदम नॉर्मल। इसे साइकोलॉजी की भाषा में गैसलाइटिंग कहते हैं। शिकार को इतना भ्रमित कर दो कि वो अपनी ही आंखों देखी सच्चाई पर शक करने लगे, खुद को पागल समझने लगे। वो नीला शरबत भी इसमें मदद कर रहा था। स्वाति को लगता है उसे हेलुसिनेशन हुआ है। वे दोनों ऑटो में बैठती है। स्वाति पलटकर देखती है तो शीला की जगह एक बेजान गुड़िया बैठी थी जो बिल्कुल शीला जैसी दिख रही थी। क्या? हाँ, और बालकनी में राव खड़ा था। उसके बगल में शीला जैसी दिखने वाली एक और गुड़िया खुद ब खुद हाथ हिलाकर स्वाति को अलविदा कह रही थी। उस छोटे से अंतराल में जब स्वाति बेहोश थी, राव ने शीला का मर्डर करके उसकी आत्मा को गुड़िया में ट्रांसफर कर दिया था। स्वाति अपने कमरे में पहुंचकर सदमे में है। तभी उसे कमरे के कोने में शीला टीचर की रूह एक सफेद साए के रूप में दिखाई देती है, जो उन मासूम आत्माओं को मुक्ति दिलाने की गुहार लगा रही थी। तो उसने क्या किया? अगले दिन इंस्पेक्टर मोहिते तहकीकात के लिए बंगले जाते हैं और वो भी गायब हो जाते हैं। स्वाति हिम्मत जुटाकर वापस मृत्युंजय बंगले पहुंचती है। खिड़की से तहखाने के अंदर का नजारा किसी हॉरर फिल्म से भी भयानक था। इंस्पेक्टर मोहिते स्ट्रेचर पे बेहोश लेटे थे। उनके सामने उनके जैसी ही एक गुड़िया रखी थी और राव काले जादू का मंत्र पढ़ रहा था। तो राव ये सब कर क्यों रहा था? उसका मकसद क्या था? आप बताइए, ऐसे अनुष्ठानों का क्या मकसद होता है? ताकत और शायद अमरता। ये सोल ट्रांसफरेंस का अनुष्ठान था।
एक जिंदा इंसान की ऊर्जा और चेतना को खींचकर पुतले में डालना, ताकि उस ऊर्जा का इस्तेमाल तांत्रिक अपनी उम्र या शक्तियां बढ़ाने के लिए कर सके। स्वाति को वहां राव का नौकर विजू मिलता है, जो बताता है कि राव ने उसके बच्ची की आत्मा को भी कैद किया है। विजू स्वाति को तहखाने का रास्ता दिखाता है। अंदर जाते ही स्वाति पर पीछे से वार होता है। और जब उसे होश आता है, एक ये कला उसने अपने गुरु से सीखी थी और सबसे पहले उसने अपने गुरु को ही मारकर उनकी आत्मा को एक बहुत बड़े पुराने और डरावने गुड्डे में कैद कर दिया था। और यहीं राव की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आ गई। ओकल्टिज्म में इसे सिंपैथेटिक मैजिक कहते हैं, एक ऐसी मुख्य चीज जिससे बाकी सारी चीजें जुड़ी होती हैं। हाँ, मैं इसे ऐसे समझती हूँ, मतलब ये गुरु वाला गुड्डा किसी वाईफाई राउटर की तरह था। जब तक मेन राउटर सुरक्षित है, सारे कनेक्शंस काम करेंगे, सारी गुड़ियों में आत्माएं कैद रहेंगी। लेकिन जैसे ही आपने उसे बंद किया, पूरा नेटवर्क एक झटके में गिर जाएगा। और बिल्कुल सही एनालॉजी है। वो पुराना गुड्डा उस पूरे काले साम्राज्य का पावर सोर्स था। अगर उसे कुछ हो गया तो राव की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। स्वाति ये समझ जाती है। वो बातों बातों में रस्सियां काट चुकी थी। राव इंस्पेक्टर मोहिते को मारने ही वाला था कि स्वाति उस पुराने गुरु वाले गुड्डे को उठाकर धधकती हुई आग के ऊपर पकड़ लेती है। वो चिल्लाती है कि आत्माओं को मुक्त करने का तरीका बताओ, वरना इसे जला दूंगी। तो राव का क्या रिएक्शन था? राव की आंखों में पहली बार खौफ दिखता है। वो गिड़गिड़ाता है कि बाकी सब जला दो, पर इसे छोड़ दो। लेकिन स्वाति बिना सोचे उस गुड्डे को आग में फेंक देती है। मेन राउटर जल गया। जैसे ही गुड्डा आग में गिरता है, राव पागलों की तरह आग की तरफ दौड़ता है। इंस्पेक्टर मोहिते जी ने इसी बीच होश आ गया था, स्वाति को खींच लेते हैं। राव लड़खड़ाकर पीछे एक हाई वोल्टेज बिजली के पैनल पर जा गिरता है। एक जोरदार धमाका होता है, बिजली का जबरदस्त झटका लगता है और राव वहीं बेहोश हो जाता है। और गुड़ियाएं? चाफाने की सारी गुड़ियाएं जल जाती हैं और सालों से कैद वो मासूम रूहें आजाद हो जाती हैं। एक हफ्ते बाद अस्पताल में स्वाति पूछती हैं कि क्या राव को कभी सजा मिलेगी। उसे सजा मिल चुकी थी, और वो सजा मौत से भी बदतर थी। उस बिजली के झटके ने राव के शरीर को पूरी तरह लकवाग्रस्त कर दिया था, पैरालाइज कर दिया था। बिल्कुल। उसका दिमाग 100% जिंदा है। वो सब कुछ देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, लेकिन अपनी शरीर का एक बाल भी नहीं हिला सकता। वो पलक तक नहीं झपका सकता। ये कुदरत का कैसा भयानक और सटीक इंसाफ है। जो इंसान पूरी जिंदगी दूसरों की रूहों को बेजान गुड़ियों में कैद करता रहा, आज उसकी खुद की आत्मा हमेशा के लिए उसके अपने ही बेजान शरीर में कैद होकर रह गई है, एक जिंदा लाश की तरह। विज्ञान और मनोविज्ञान चाहे इसे जो भी नाम दे, लेकिन कुछ बुराइयां इस दुनिया में ऐसी हैं जो इंसानी समझ से बहुत परे हैं। और यही बात इस पूरे किस्से को इतना बेचैन कर देने वाला बनाती है। तो अगली बार जब रात के अंधेरे में कमरे के किसी कोने में रखा कोई पुराना खिलौना नजर आए, तो एक बार गौर से जरूर देखना। क्या पता उस बेजान शक्ल के पीछे से कोई रूह पलटकर सिर्फ आपको ही घूर रही हो। लेकिन डर अभी बाकी है। नेक्स्ट वीडियो देखो। सब्सक्राइब नाउ। नेक्स्ट वीडियो 1, नेक्स्ट वीडियो 2। वो अभी भी देख रहा है।